गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं थ्री सर की MTIS क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों की यह समस्याएं थी कि सर आप जो स्क्रीन बोर्ड पर लिखते हो वह स्क्रीन बोर्ड कभी कभी चमकता है, जिससे अक्षर एंड वर्ड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। और वही कई लोग ऐसे भी थे या कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इन बातों को कहने से संकोच किए, परहेज किए। निश्चित रूप से यह एक बड़ी समस्या है, जिससे यह था कि पढ़ते समय या स्टडी करते समय वीडियोस के साथ डिस्ट्रैक्शन महसूस होता है और ऐसे में वो क्वालिटी, वो फीलिंग्स नहीं आ पाती है जो फीलिंग्स हमें स्टडी करते समय आना चाहिए। तो साथियों, आप समझ भी रहे हैं कि यह सब तकनीकी चीज़ें हैं जिसमें शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत कमियां आपको देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही फिलहाल में हमने अपना यह YouTube चैनल क्रिएट किया है और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अभी हमने, जहां तक हमें लगता है कि 12 से 15 वीडियोस आपके पास प्रोवाइड किए गए होंगे, वो भी बहुत मैक्सिमम अगर ऐसा किया गया होगा तो 12 से 15 वीडियोस सीखने के लिए पर्याप्त होता है, मैं मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी तो है कि टाइम का अभाव रहता है, जिसके कारण हम इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। स्टडी भी करनी रहती है और बहुत सारे सिस्टम्स को समझना भी रहता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से देर हो जाती है। बहरहाल, लेकिन आज से हमने यह कोशिश की है कि आज के बाद ये जो स्क्रीन बोर्ड है ये आपका चमकेगा नहीं। आज से आपको जो भी वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें अक्षर और वर्ड्स की जो क्वालिटी होगी वो कम नहीं होगी। इस पर आप निस्संदेह भरोसा करके वीडियोस को आज देख सकते हैं। सो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को, अपने एपिसोड को। एपिसोड नंबर है 12। आज का एपिसोड नंबर होगा 12 और 12 को हम पढ़ेंगे। 12 को पढ़ने के दरमियान आज हो सकता है कि हम चैप्टर भी समाप्त कर लें। वैसे मेरी पूरी कोशिश थी इसके पहले कि चैप्टर को आज एक ही वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण चैप्टर पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो टाइम बताएगा। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि चैप्टर समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा था, हम लोगों का इस समय जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक 4th है, क्लास 9th इकोनॉमिक्स NCERT का। टॉपिक जो 4th है उसका नाम है चैप्टर का भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हमने इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ों को पढ़ रखा था। एक लेक्चर से 2 लेक्चर हमने इसमें कंप्लीट भी कर रखा है। आज ये दूसरा या तीसरा लेक्चर आप इसे मान सकते हैं, यानी पार्ट 3 कह सकते हैं इस टॉपिक का, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे भूखमरी के आयाम या भूखमरी के कितने आयाम होते हैं या भूखमरी को कितने भागों में बांट करके देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का लेक्चर नंबर होगा, लेक्चर दिख रहा है? गुड। तो आई होप कि दिखेगा। लेक्चर नंबर 4th है, सॉरी लेक्चर नंबर आपका 12 है। गॉट इट। टॉपिक चल रहा है हमारा, जो टॉपिक है हमारा भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा, हम इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर हम इंग्लिश लिख सकते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोग काफ़ी चीज़ों को पढ़ रखे थे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखे थे। अब देखो स्क्रीन नहीं चमकेगा तो हम लोग थोड़ा सा और स्पीड में पढ़ेंगे और यकीन मानिए अब मज़ा भी आएगा बेहतर ढंग से आपको पढ़ने में भी। तो चलिए, इसके पहले हमने जिन चीज़ों को शुरू कर रखा था उनको आज हम पूरा करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने एक हेडिंग लिखा था कि भूखमरी के आयाम। सो दोस्तों, भूखमरी के कितने आयाम होते हैं यदि इनकी बात की जाए तो भूखमरी के 2 आयाम होते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखा दी गई थी, थोड़ी समझा दी गई थी, भूखमरी कैसे आती है, कहाँ आती है, और अगर यदि किसी क्षेत्र में आएगा तो भूखमरी के कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था कि बंगाल में 1943 में हमने वहाँ पर 30 लाख लोग इसी भूखमरी के कारण मर गए थे। तो इन सब चीज़ों को आप जानते हैं, इन सब चीज़ों पर हमें डिस्कस करना मतलब
ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, बिना उनके डिस्कस करने से ही हमें यहाँ पर टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भुखमरी के आयाम जो है, भुखमरी के आयाम जो है, इसमें पहला आयाम हम लोग लिखेंगे दीर्घकालिक, दीर्घकालिक आयाम, दीर्घकालिक आयाम, सॉरी, दीर्घकालिक आयाम। और दूसरा हम लिख सकते हैं मौसमी, मौसमी आयाम। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, भुखमरी के 2 आयाम होते हैं। वैसे ये आपकी किताब में हेडिंग तो नहीं है, बट हमने यहाँ पर हेडिंग बना लिया है ताकि आप इसको अच्छे और बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो भुखमरी के जो 2 आयाम होते हैं, पहला हम अगर दीर्घकालिक आयाम की बात करें तो दीर्घकालिक आयाम का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब व्यक्ति के भोजन में मात्रा और गुणवत्ता की कमी हो जाए, तो इसकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो भुखमरी का कारण बनता है, उसी को हम दीर्घकालिक आयाम कहते हैं या दीर्घकालिक भुखमरी के आयाम कहते हैं। करेक्ट। इस बात को ऐसे समझिए, यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब भोजन के मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है, तो जब भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी आ जाए, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर तीर नीचे की तरफ हमने लगा दिया है, इसका मतलब कमी आ रही है भाई। गॉट इट। तो इस बात को आप लोग जानते रहेंगे। तो जब भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो इससे जो उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं। तो इसके कारण दीर्घकालिक भूखमरी आती है। गॉट इट। तो इस बात को आप अच्छे से बेहतर से समझिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें जहाँ पर हम पहले अच्छा स्वस्थ भोजन मतलब ग्रहण करते थे, कंज्यूम करते थे, लेकिन वही आज यदि हमें भोजन की मात्रा में कमी कर दी जाए, जैसे अगर हमें हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए हमें 3 रोटी की ज़रूरत है, लेकिन हमें अब 1 रोटी या 2 रोटी मिलना शुरू हो जाए, तो धीरे धीरे हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो गिरेगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, यही चीज़ है मात्रा में कमी, यानी जितना हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है, अगर उसकी ज़रूरत को पूरा ना किया गया भोजन के माध्यम से, तो एक तो ये कारण है। और साथ ही गुणवत्ता भी होनी चाहिए। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि जैसे ये नहीं है बिल्कुल कि हम क्या करें, खाना या भोजन जो भी करते हैं पेट भर गया बस, इसी से मतलब है भोजन का। नहीं, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मतलब ये होता है भोजन से कि हम जितना भी भोजन ग्रहण करें, यानी हमें जितना कैलोरी चाहिए। हमने देखा था कि अगर हम गांव में हैं तो हमें 2400 कैलोरी चाहिए एक दिन के लिए, और इस 2400 कैलोरी को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के फल फूल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सब्जियों का भी सेवन करना पड़ेगा। घी, मक्खन, थोड़े बहुत सारी चीज़ों को, ऑयली फूड्स का भी थोड़ा बहुत सेवन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है। अब हम लोग गांव के लोग या फिर गांव के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि उनके भोजन में सिर्फ एक टाइम के समय या तो दाल होगा, रोटी होगी, या फिर दूसरे टाइम दाल होगी, सब्जी होगी और रोटी होगी, या बहुत ज़्यादा होता होगा कुछ लोगों के पास, तो आप देखते होंगे कि अधिकांश लोगों के पास दाल, रोटी और थोड़ी सी सब्जी हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता एक दिन के भोजन में, एक टाइम के भोजन में। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी, यानी उन्हें वो पूरी कैलोरी नहीं मिल पाती है जो उनके बॉडी को चाहिए। ऐसी स्थिति में उनकी जो स्वास्थ्य होंगे वो धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जो उत्पादन करने की क्षमता है अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और व्यक्ति के उत्पादन करने की जब क्षमता कम होगी तो व्यक्ति जब उत्पादन नहीं कर पाएगा तो खा नहीं पाएगा, कंज्यूम नहीं कर पाएगा अपनी चीज़ों का, और जब कंज्यूम नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे वो भूखा हो जाएगा, यानी भूखमरी के कगार पर चला जाएगा। तो ये काफ़ी लंबे समय में होता है। ऐसा थोड़ी है कि हमने आज 2 रोटी यानी पेट भर के खा लिया तो आज ही हम फिर भूखे हो जाएंगे, नहीं, इसका फर्क काफ़ी लंबे समय बाद पड़ता है, काफ़ी दिनों बाद इसका फर्क समझ में आता है, इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। गॉट इट। तो इसलिए इसको दीर्घकालिक आयाम कहते हैं। तो भूखमरी के 2 आयाम होते हैं, पहला दीर्घकालिक आयाम और दूसरा जो है मौसमी आयाम। मौसमी आयाम की बात करें तो मौसमी आयाम में सबसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसमें कि ये जो मौसमी आयाम होता है भाई,
देखो यहाँ पर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो किसान या मजदूर लगे होते हैं उन्हें हर मौसम में कार्य करने के लिए मौका नहीं मिलता है। जैसे खासतौर पे अगर हम बात करें, जैसे धान की कटाई हो गई, तो धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई हो जाती है, उसके बाद 1-2 महीने सभी को काम नहीं मिलता है। फिर इसके बाद कटाई होगी गेहूं की, तब उसके बाद फिर काम मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से गेहूं की जब कटाई हो जाती है तो गेहूं की कटाई के बाद 1-1.5 महीने व्यक्ति को फिर से कोई काम नहीं मिलता है। फिर जब धान का सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो फिर से धीरे धीरे धान की खेती में लोगों को रोजगार मिलता है। इसका मतलब देखिए 2-3 महीने या 1-1.5 महीने इधर रोजगार नहीं मिले, फिर 1-1.5 महीने फिर बीच में नहीं मिलता है। इस तरह से अगर जोड़ करके देखा जाए तो पूरे 12 महीने में जो गाँव में खेतों में काम करते हैं उनके लिए पूरे 12 महीने में अच्छे से काम यानी अच्छे से कोई कार्य 3 से 4 महीने के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अब ऐसे समय में या ऐसे हालात में व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि उपभोग करना छोड़ दे, खाना छोड़ दे। खाना तो नहीं छोड़ेगा, वो खाना खाएगा, उपभोग करेगा, अनाजों का उपयोग करेगा। और जब अनाजों का उपभोग करेगा तो उसके लिए उसे कार्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनाज तो ऐसे आ ही नहीं जाएंगे। इसके लिए अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखो 3 महीने 4 महीने व्यक्ति क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी से प्रताड़ित होता है या मौसमी बेरोजगारी को झेलता है। ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि मौसमी बेरोजगारी से ग्रस्त होता है। कहाँ पर? गाँव में। गाँव के साथ साथ शहरों में भी मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो देखो भाई, इस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह गाँव में या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक क्षेत्र में एवं शहरी क्षेत्रों में अनियत मजदूरों में देखने को मिलती है। गॉट इट? तो इस बात को आप रखेंगे ध्यान। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक यानी कृषकों में, ऐसा कर सकते हैं, कृषकों में एवं शहरी क्षेत्रों में अनियत मजदूरों में देखने को मिलती है। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। अनियत मजदूर का मतलब वे मजदूर होते हैं जिन्हें पूरे वर्ष भर काम नहीं मिलता है कार्य करने के लिए। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। अब जैसे बरसात के मौसम की अगर हम बात करें तो बरसात के मौसम में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो रोक दिए जाते हैं, जैसे बढ़ईगिरी या कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बरसात के मौसम में कार्य रुक जाता है। और जब बरसात के मौसम में कार्य रुक जाता है तो उसमें जितने भी मजदूर लगे होते हैं उस कार्य में, उनकी रोजगार भी रुक जाती है। यानी वहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1-2 महीने के लिए उनकी रोजगार बंद हो जाती है। अब जब 1-2 महीने के लिए रोजगार बंद हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में वे ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ये है, इसको आप बोल सकते हैं कि भूखमरी के मौसमी आयाम भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा, कम खाएगा। जैसे इस समय क्या है, इस समय कोरोना का मौसम चल रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे, गांव समाज के कई ऐसे लोग होंगे जो जितना पहले उपभोग करते थे उतना अब उपभोग नहीं कर रहे होंगे। इस बात का मुझे मतलब एहसास हो रहा है और ऐसा लग ही रहा है। तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, या फिर SC ST के समुदाय के लोग हैं, OBC के जो पिछड़े एकदम समुदाय के लोग हैं, ये सभी जो हैं उतना उपभोग नहीं कर पा रहे जितना उपभोग कोरोना से पहले करते थे। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं फटाक से, तो लिखेगा इसको और आगे बढ़ते हैं तुरंत। सो दोस्तों, अब तक आप लिख रखे होंगे उस चीज़ को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। एक बात को आपको बताएं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो भारत के पास थी वह थी खाद्यान्न सुरक्षा। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ रखा था। चैप्टर नंबर 3 में ये लिखा था कि भारत के समक्ष निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और निर्धनता आएगी कैसे? तो भाई गरीबी से आती है। गॉट इट? तो खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगा तो गरीबी तो आ ही जाएगी। तो यहाँ पर उसी की हम बात करते हैं। तो आपको अगर हेडिंग बनाना है, वैसे हेडिंग तो नहीं है बट आपको फिर भी अगर हेडिंग बनाना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारत की रणनीति
ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की रणनीति हम यहाँ पर किस संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो खास तौर पर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम समझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो है खाद्य सुरक्षा के मामले में। तो आपको बताएं, स्वतंत्रता जैसे ही भारत को मिली तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना था, क्योंकि बंगाल में जो भूखमरी आई थी उस भूखमरी की वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। यानी 30 लाख लोग, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, बहुत बड़ी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वहां पर भूखमरी की वजह से मारी गई। भारत सरकार और भारत सरकार के साथ लगे हुए जितने भी भारतीय लोग थे वे सभी लोग चाहते थे कि ऐसी समस्या भारत में दोबारा ना आए। इसके लिए भारत सरकार ने हर वो प्रयास किया जो उससे हो सका, जितना भी भारत सरकार से प्रयास हो सका उसने उन सभी प्रयासों को आत्मनिर्भर, खाद्य मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए वे सभी प्रयास किए गए जो भारत सरकार के बस में थे। इसी क्रम में जो एक रणनीति भारत सरकार ने अपनाई कृषि के क्षेत्र में, आपको बताया ऐसा है, तो कृषि के क्षेत्र में एक हमने जो रणनीति अपनाई कृषि के क्षेत्र में जो रणनीति अपनाई गई उससे अनाजों के उत्पादन में खास तौर पर आप कह सकते हैं गेहूं एवं चावल में अत्यधिक, ये देखो दिख रहा है, ठीक है, तो अत्यधिक वृद्धि हुई। तो उससे तो इस बात को आप जाने कि हमने क्या कहा कि भारत सरकार ने अनेक वो प्रयास किए जो भारत सरकार से हो सका, और इसी क्रम में उसने एक प्रयास किया और जिससे अनाजों के उत्पादन में, खासतौर पर गेहूं और चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और इसी के चलते भारत धीरे धीरे खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर हो गया। इसी को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है या हरित क्रांति के परिणति के रूप में व्याख्यात किया जाता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ को आप याद रखेंगे, दो चीज़ें आपको बताते हैं, और वो ये कि अनाजों, चलो यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, ये हेडिंग नहीं है तो फिर ऐसे बना लेते हैं। अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के लिए उस समय जो प्रधानमंत्री थी भारत देश की, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री, चलो यहाँ पर लिख देते हैं भाई पीएम सीधे सीधे ना, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गेहूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप चाहे एसएससी में पढ़ रहे हो और चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों लोग जरूर लिख लीजिएगा। तो गेहूं क्रांति शीर्षक नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा भाई। तो आप यहाँ पर इतना जानते रहिएगा जरूर निश्चित रूप से कि गेहूं के उत्पादन यानी अनाजों के उत्पादन के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी
इंदिरा गांधी जी, इन्होंने गेहूं क्रांति नामक एक डाक टिकट को जारी किया और इस डाक टिकट को इसलिए जारी किया गया था ताकि गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इस बात को आप इस तरह से याद रखेंगे, जानते रहेंगे। तो ये चाहे आप एसएससी में पढ़ते हो और चाहे वनडे एग्जाम चाहे यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को आप समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को बाद आपको बताएं कि जैसे ही ये सब जारी किया गया तो भारत में जो गेहूं और चावल का उत्पादन था, हमने यहाँ पर देखा कि अत्यधिक हो गया, बहुत ज़्यादा, और भारत धीरे 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 आत्मनिर्भर बन गया। कहाँ पर? खाद्यान्न मामले में। तो खाद्यान्न मामले में आज भी भारत आत्मनिर्भर है। ठीक है, अब इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर नहीं दिख रहा, नीचे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे को मिटा लेते हैं, ऊपर मिटा लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, देखो भाई, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि गेहूं क्रांति शीर्षक नाम से जो डाक टिकट जारी किया गया था, उससे हरित क्रांति को कृषि के क्षेत्र में आधिकारिक रूप से प्रमोट या आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए किया गया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, वहाँ पर ऐसे एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जिन चीज़ों को आपको वो बताते हैं। देखो भाई, जैसे ही हमने क्या किया, गेहूँ क्रांति जी हाँ, गेहूँ क्रांति डाक टिकट हमने जारी किया। डाक टिकट यह एक विशेष टिकट है, डाक टिकट था, इस बात को आप जानते रहेंगे। हमने क्या कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य था गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो खास तौर पर गेहूं के उत्पादन के लिए था। अब इसकी बात करें तो देखिए, भारत में गेहूं यानी अनाजों का उत्पादन आज सर्वाधिक हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या सभी अनाजों का उत्पादन भारत में सर्वाधिक हो चुका है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाधिक अनाजों का उत्पादन जो हुआ है वह गेहूं है और चावल है। भारत में आज गेहूं और चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। वही सभी राज्यों में क्या इसका उत्पादन यानी गेहूं का और चावल का उत्पादन बराबर है, समानुपातिक रूप में है? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर। देखो, अगर आपको डेटा के रूप में बताएं तो यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा बदल जाएगा, तो आप इस चीज को जानते रहेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत चीजों को समझें। 2015-16 में 2015-16 में पूरा लिख लेते हैं भाई। तो 2015-16 में गेहूं के उत्पादन में, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ था वह आपके उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। ये देखिए, तो अभी हाल के आंकड़े बता रहे हैं, हाल के डेटा है ये 2015-16 के डेटा है। तो 2015-16 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ। यही अगर हम बात कर लें कि 2015-16 में ही, ये देखिए 2015-16 में ही जो धान का उत्पादन था, यानी चावल का उत्पादन या धान का उत्पादन कह सकते हैं, धान का उत्पादन सर्वाधिक आपके पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में रहा है। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आज यानी वर्तमान समय में अगर भारत में बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन 2015-16 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ। अब यहाँ पर ऐसे इस क्रम में क्यों लिखा गया, तो यहाँ पर ध्यान में रखें, गेहूं के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, इसके बाद मध्य प्रदेश में इससे कम हुआ, और लेकिन फिर भी अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में ज़्यादा था देन कंपैरिजन, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़ के। आगे अगर बात करें 2015-16 में धान के उत्पादन की, तो धान का उत्पादन भी सर्वाधिक हुआ भारत में, और यहाँ पर 2 राज्य रहे, वो एक पश्चिम बंगाल और दूसरा उत्तर प्रदेश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो पश्चिम बंगाल में धान का उत्पादन ज़्यादा हुआ उत्तर प्रदेश की तुलना में, यानी पूरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा, फिर तीसरे नंबर पे और बाकी सभी राज्य रहे हैं।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। आज इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आज जो भारत है खाद्यान्न मामले में ठीक ठाक आत्मनिर्भर हो चुका है। अब ऐसे में आप लोगों में से कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताओ, आप तो अभी पिछले फर्स्ट चैप्टर में ये बोले थे कि जो गेहूं और चावल का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा आपके पंजाब और हरियाणा में हो रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में हो रहा है। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हो गया पूरे राज्यों से? तो भाई इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आज से कई साल पहले लगभग 70 के दशक में, 80 के दशक में ही पंजाब और हरियाणा जैसे जो राज्य हैं इन्होंने हरित क्रांति को अपना रखा था। हरित क्रांति को अपनाने के क्रम में आप लोगों को बताया गया था कि यदि हरित क्रांति यानी HY और V यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यदि इनका उपयोग करते हैं तो इनके लिए अत्यधिक उर्वरक की ज़रूरत थी। रासायनिक उर्वरक की अत्यधिक ज़रूरत थी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि इनके साथ साथ जल भी यानी सिंचाई के लिए जल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ यानी आप कह सकते हैं पंजाब दिख रहा है, चलो भाई, तो पंजाब यहाँ लिखते हैं, पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा तथा तो और भी कर सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये जो राज्य रहे इनमें इन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की वजह से अत्यधिक, साथ ही साथ भौम जल का अत्यधिक उपयोग करने से यहाँ की जो स्थिति रही, अब वहाँ की भूमि के उत्पादन क्षमता कम हो गई। यानी भूमि में जो उत्पादन करने की क्षमता थी, जो तत्व थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उनमें उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति पहले थी। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। अब इसीलिए पंजाब एवं हरियाणा जितना उत्पादन पहले करते थे, आज से 25 साल 30 साल पहले करते थे, उतना उत्पादन यदि अब करना होगा तो कहीं ज़्यादा, यानी अगर हम मान लेते हैं कि पहले 25 साल पहले अगर ये लोग पंजाब और हरियाणा के लोग मान लेते हैं कि 2 बोरी या 200 रुपये खेत में खर्च करते थे, 200 रुपये इनकी लागत आती थी। लागत का मतलब आप समझ रहे हैं, कास्ट जो भी है, ठीक है। तो कितनी खर्च होते थे इनके, 200 रुपये लागत आती थी। लेकिन अब उतना ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए 200 रुपये नहीं बल्कि अब 400 की ज़रूरत पड़ेगी, 400 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कह सकते हो सर 600 रुपये की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे, और साथ ही साथ है क्या स्थिति कि वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वर क्षमता जो है वो भी कम हो गई है। इसलिए आज यानी वर्तमान समय में हमने देखा कि 2015-16 में जो उत्पादन, अनाजों का उत्पादन यानी खासतौर पे गेहूं और चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने, ऐसे राज्यों। गॉट इट? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। यानी जिन चीज़ों को बहुत पहले पंजाब एवं हरियाणा ने अपनाया था, उसी चीज़ पर, उन्हीं पैटर्न पर अब हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आज हमने अगर इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं किया था, यह भी वजह होगी कि हमारे उत्पादन यानी मिट्टी के उर्वरक क्षमता ज़्यादा है, इसलिए उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली एक हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग का नाम है आप भारत में खाद्य सुरक्षा। हम इसकी बात करेंगे। चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो दोस्तों अब हम लोग एक नई हेडिंग पढ़ते हैं, एक नए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग है भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। अब आप लोगों में से कई लोग ये बोल रहे होंगे कि सर ये बताओ, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम लिखे हो वही चीज़ यहाँ लिख रहे हो, तो भाई मेरे पहले ये क्यों नहीं लिख दिए? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी पहले ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बेसिक चीज़ों को हमने सीखा। अब हम सीखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे किया गया। आपको एक बात
तो पता ही होगा। सबसे पहले देखो भाई, जो शुरुआत में आपको लेक्चर दिए जाते हैं बेसिकली बहुत आराम से दिए जाते होंगे, टाइम लग जाता होगा, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर फिट रहनी चाहिए। आगे के लेक्चर, आगे की चीज़ों को समझने के लिए जो पहले चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उन चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान रहना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा। अब पहले खाद्य सुरक्षा की बात कर लेते हैं। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य हमने ये समझा था कि सभी लोगों के लिए 24 घंटे अनाज की उपलब्धता हो, यानी भोजन की उपलब्धता हो। पहला ये था। दूसरा क्या था, जहाँ पर हमने अगर हम पहले की इसी की बात कर लें तो हमने इसमें ये समझा था कि यानी इसका मतलब कि जो अमीर व्यक्ति है वो भी जा करके ग्रहण कर सके, वहाँ से ले सके, यानी उसको मिल सके, 24 घंटे रहे। कोई ये ना बोल दे कि दुकानदार की नहीं आज खत्म हो गया, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए पहला पॉइंट था कि भारत सभी लोगों के लिए 24 घंटे भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में हमने ये पढ़ रखा था कि जो भी मतलब खाद्यान्न है वहाँ तक सभी की पहुँच हो, यानी सभी लोग उसको, यानी सभी लोगों तक वह खाद्यान्न पहुँच सके। जैसे आज आप एक तरह से कह सकते हैं पीडीएस जो बढ़ता है, या आप अभी पीडीएस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पीडीएस में कई लोग ऐसे भी होंगे, कई विद्यार्थी इस वीडियोस को ऐसे भी देख रहे होंगे जिनको पीडीएस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो अभी हम पीडीएस के बारे में बात नहीं करते हैं। पीडीएस से पहले अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कोरोना का मौसम चल रहा है और इस चीज़ को आप सभी देख रहे हैं। कोरोना के मौसम में आप देख रहे हैं कि गाँव के हर समुदाय को, हर सदस्य को, गांव के हर समुदाय और हर सदस्य को आप देख रहे होंगे कि अनाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अनाज की पहुंच सभी लोगों तक है, यानी सभी लोग उस अनाज को ग्रहण कर पा रहे हैं। गॉट इट? तो इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ये है पहुंच का मतलब कि सभी लोगों तक वो पहुंच जाए, सभी लोग उसको प्राप्त कर सके। तीसरी बात ये है कि सभी लोग अनाज को प्राप्त करने में सामर्थ्य हो, भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने में सामर्थ्य हो। सामर्थ्य का मतलब कि उनके पास इतना बैलेंस हो, इतना पैसा हो, इतनी मुद्रा हो कि वो अनाजों को खरीद सके। अब ऐसे में अगर देखिए अनाज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, अनाज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार क्या करती है, कुछ सब्सिडी देती है। हम इस चैप्टर में सब्सिडी की भी बात करेंगे आगे चल करके, गॉट इट, जो कि अगले वीडियोस में आएगा। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की जो बात हो रही है, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई, भारत में खाद्य सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि देखिए शुरुआत में हमने ये बाकी चीज़ों को तो हमने पढ़ रखा। अब इसमें बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1960 के दशक में, 1960 के दशक के अंत में, अगर ऐसी बात की जाए अंत में, ठीक है, 1960 के दशक के अंत में हमने हरित क्रांति को अपना लिया था। हरित क्रांति याद करिए, हमने पढ़ रखा है भाई। ठीक है, तो हरित क्रांति को अपनाया। ठीक है, तो 1960 के दशक में हमने हरित क्रांति को अपनाया। और ध्यान रखिएगा 1960 के दशक में जैसे ही हमने हरित क्रांति को अपनाया, इसके बाद मामला कुछ और हो गया। यानी खाद्यान्न उत्पादन में भारत ने इतने तेज गति से वृद्धि की कि भारत स्वयं आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर होने का मतलब यानी हम कह सकते हैं कि 70 के दशक में, यानी 1970 के दशक के प्रारंभ में भारत खाद्यान्न मामले में, देख रहा है भाई, तो खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर राइटिंग को यार ना मायने मत रखा करिए, क्योंकि सिविल के हम लोग एस्पायरेंट्स हैं और सिविल में ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हालांकि राइटिंग मायने रखती है, लिखने के क्रम में अगर हम कॉपी पर लिखते हैं तो वहाँ पर मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं तो जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है, लिखना है। और वैसे भी तो हमने आप लोगों को बता दिया था कि शुरुआत में कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। बहरहाल राइटिंग से आप लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि मेरी राइटिंग कैसे बनती है, कौवे जैसी बनती है या उसके पैर जैसे बनती है, कोई फर्क नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर हमने लिखा है कि 1960 के दशक में हमने क्या कर दिया था, हरित क्रांति को अपना रखा था। हरित क्रांति को जैसे ही हमने अपनाया, इसके बाद 1970 का दशक आ गया। 1970 के दशक के प्रारंभ में ही हमने अनाजों का इतना ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया था कि भारत अब आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ चला, यानी खाद्यान्न मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया। अब बंगाल जैसी समस्याएं या बंगाल जैसा अकाल इसके बाद भारत में कभी भी नहीं पड़ा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे ही हमने खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर हुआ, इसके बाद भारत में आज तक बंगाल जैसा
भूखमरी कभी भी नहीं आई है। वो नतीजा है हमारे आत्मनिर्भर होने का और खाद्यान्न सुरक्षा की। हम अभी खाद्यान्न सुरक्षा की बात करेंगे, खाद्यान्न सुरक्षा कैसे की गई भारत में बेहतर ढंग से। तो यहाँ पर इस बात को समझें। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने आत्मनिर्भर हो गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन करना भारत में शुरू कर दिया। करेक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन हमने भारत में शुरू कर दिया। और साथ ही साथ तो यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ऐसा विविध प्रकार के फसलों के उत्पादन के कारण संभव हुआ। ये देखो भाई, तो इसके कारण संभव हुआ। और साथ ही साथ आप ऐसे बोल सकते हैं, और साथ ही साथ, वैसे भाई अब ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन चलो यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद फिर हम तीर लगा करके इधर ऊपर लिख देंगे। और साथ ही साथ सरकार ने बड़ी ही, मतलब आप कह सकते हैं तैयारी के साथ या सावधानी पूर्वक, सरकार ने सावधानी सर ये देखिए, तो सरकार ने मतलब सावधानी पूर्वक जो था, यहाँ नहीं दिखेगा, इधर लिख देते हैं भाई, सावधानी पूर्वक। चलो यहाँ तीर लगा देते हैं, इधर लिख देते हैं। आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा तैयार की। तो देखिए ये बातें रही भाई, भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए, भारत को खाद्य सुरक्षा बनाने के लिए, यानी इतना आज आगे डेवलप होने में कई कारण इसकी भी थे, यानी खाद्य सुरक्षा के। तो सिर्फ उत्पादन ही नहीं किया भारत ने, बल्कि इसके साथ ही साथ भारत ने कुछ और काम भी किए। सावधानी पूर्वक इन्होंने खाद्य सुरक्षा तैयार की, खाद्य सुरक्षा की रणनीति तैयार की, जिससे आज के दौर में खाद्यान्न की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती। अब देखिए, इस समय कोरोना के मौसम में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आज पूरे भारत में लगभग सभी लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, गेहूं और चावल के रूप में। सोचिए कितना ज़्यादा स्टॉक भारत के पास होगा कि भारत के पास इतनी बड़ी जनसंख्या, यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को भारत आज क्या कर रहा है, खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। गॉट इट। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत, यहाँ पर हमने उत्पादन भी किया, और उत्पादन करने के साथ साथ सरकार ने इसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा की रणनीति भी तैयार कर दी। हमने आपको बताया खाद्य सुरक्षा का मतलब सभी लोगों के लिए भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा, तो इसकी बात हो रही है। करेक्ट। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर बताएं तो यहाँ पर ज़रूरी भी नहीं है कि आप लिखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा तैयार की गई, चलो ऐसे लिख देते हैं। अब इसके दो आयाम थे, दो कारण थे, या दो तरीके से ऐसा किया गया। फर्स्ट जो था, आपको अगर पता चले तो ऐसा दो तरीके से हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा दो तरीके से हुआ। भाई ऐसा दो तरीके से हुआ, कैसा कि ये अब खराब मौसम में भी आज के दौर में किसी को भी अनाज की उपलब्धता में कमी नहीं होती है। खास तौर पे हम बाद में इसकी समस्या के बारे में बात करेंगे। कई लोग अब ये देख रहे होंगे तो वीडियोस कह रहे होंगे कि नहीं सर अभी भी समस्याएं हैं, तो हम उनकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, अगले वीडियोस में। लेक्चर नंबर आपका अब 13 हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा दो तरीकों से हुआ। पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बफर स्टॉक, और दूसरा पीडीएस।
देखो भाई, इनकी चर्चा एक बार हम बहुत पहले भी कर रखे थे थोड़ी सी। तो पीडीएस का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम इनकी बात करेंगे। सो दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि चेहरा वगैरह जो भी है बहुत धुंधला आ रहा है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो आज के लिए दोस्तों सॉरी, वो इसलिए क्योंकि आज हम आपको ज़्यादा यहाँ पर टीचिंग नहीं करा पाए। ऐसा इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये टेक्निक है, ये तकनीक है, और तकनीक में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो जिसकी वजह से देर हो जाती है। बहरहाल हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे पूरे टॉपिक को। अगला लेक्चर आपके लिए बता दें कि अगला लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगला लेक्चर बेहद खास रहने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से, यानी वनडे एग्जाम के लिए भी और आपके यूपीएससी लेवल के लिए भी। पिछला यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और हम फिर बढ़ेंगे आगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। लेकिन हाँ, 1 मिनट के लिए आप अभी मत दीजिए इजाज़त मुझे। पहले ये बता दीजिए कि आज की वीडियोस में आपको चमक धमक मिली या नहीं मिली, लाइटिंग कैसी थी कैसी नहीं थी, ये ज़रूर बताइएगा। हमें आज ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग बोर्ड पर तो ठीक था, बट चेहरे की लाइटिंग जो थी वो गायब हो गई। एक बनाने के चक्कर में एक गड़बड़ हो गया। खैर कोई बात नहीं, हमें हमारे चेहरे से लाइटिंग की बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कंटेंट के लाइटिंग पर होना चाहिए, बोर्ड पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड्स और लेटर्स जो भी यूज़ किए जा रहे हैं, सेंटेंस जो भी यूज़ किए जा रहे हैं, वो आपको बखूबी अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसकी हमें ज़रूरत है, न कि चेहरे की भरपूर ज़रूरत है। बहरहाल फिर भी थोड़ी बहुत चेहरे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आपको वीडियोज़ कैसा लगा सो आप ज़रूर बताइएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, और क्योंकि अब इससे ज़्यादा अगर हम बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो बस यही बार क्लास को आज एंड करते हैं। और लल्लू पढ़ा करिए, बैठा ना रहा करिए घर पे, ठीक है, और कॉपी कंटेंट नोट कर लिया करिए। चलिए अच्छा, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।